पूरे बाजार में नेगेटिविटी का माहौल चला है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट किस प्रकार से रिसेशन आएगा, किस प्रकार से मल्टीपल प्रिडिक्शन हुए। मज़ेदार बात यह है कि जिन लोगों ने 10-10, 11-11 महीने पहले कहा था कि मार्केट गिरेगा, अब वो लोग हर जगह प्रचार कर रहे, देखा हमने तो बोला था मार्केट गिरेगा। अरे भाई, मार्केट आज ने तो कल तो गिरना ही था ना। आप 10 महीने पहले से जब डरा रहे हो, वहाँ से मार्केट कहाँ से कहाँ चले गया वो भी तो देखो। अचानक से वो लोग आ गए, देखो मैंने पहले से बोला था 18,000 में गिरेगा, 17,900 पे गिरेगा। तो ऐसी स्थिति पे मुझे लगा कि कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आके आपको एक ग्रीन साइड भी दिखाए, बिकॉज माहौल इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे भाई बहन ना ये सारी चीज़ें जो स्पेसिफिकली पहली बार देख रही है देख के डरे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अपन डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे ही अपन बात करते हैं, स्टैटिस्टिकली बात करते हैं। और देखो, एट द एंड मैं भी हूँ इंसान, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊँ, बट जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हुई है ओवर द पास्ट डिकेड एंड मोर देन अ डिकेड, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहले कुछ साइड देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि किसी भी देश के स्टॉक मार्केट को परफॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। आपको क्या लगता है? ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस देश की कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही हैं। हाल फिलहाल में जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं उसमें आपने देखा कि एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट रिकॉर्ड दर्ज किया है। 9,994 करोड़ अभी तक का सबसे बड़ा क्वार्टरली प्रॉफिट एसबीआई ने पोस्ट किया। लेकिन केवल एक बैंक के बेसिस पे हम जज नहीं करेंगे, हमको और थोड़े लार्ज कैप चाहिए। तो आप लोगों को बता दूं कि हाल फिलहाल में आपको ये गूगल पे भी मिल जाएगा, रिलायंस ने $100 बिलियन का रेवेन्यू बेंचमार्क टच किया, जो कि हमको एक चीज़ दिखा रही है कि हमारे देश की जो क्वालिटी कंपनीज हैं, जो मैमथ कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो अभी भी रिस्पेक्टिव ऑफ कि कोविड आ चुका था, इरेस्पेक्टिव ऑफ इतना हलचल मचा हुआ था, एक वो नया मंकी वाला वायरस आ गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ इन्फ्लेशन की इतनी बातें लास्ट 4-5 महीने से चल रही है, ये सब होने के बावजूद ये कंपनीज अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। तो पहली चीज़ मैं क्यों लेता हूँ, जहाँ पर कि हम ओवरऑल अगर कंपनीज को भी देखें तो हमारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट इज़ मच 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 बेटर देन आवर ग्लोबल पीयर्स। बांग्लादेश में हालत ख़राब है, श्रीलंका में हालत ख़राब है, यूनाइटेड स्टेट्स 40 साल के सबसे बड़े इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, वहाँ की टेक कंपनीज़ में हालत ज़्यादा खस्ती है एज़ कम्पेयर टू आवर्स। सो वी आर मच बेटर प्लेस्ड। ये मैं पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, हमें जब भी किसी स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को देखना है, फ्यूचर परफॉर्मेंसेस को देखना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा और एश्योर करना पड़ेगा कि हमारे इधर की कंपनीज एंड कॉरपोरेट्स में कैसी लिक्विडिटी है। जब मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं स्टॉक मार्केट के वॉल्यूम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार का कैश फ्लो है। एक सिंपल सा आप समझिए, जितनी भी हमने बड़ी बड़ी इकोनॉमीज की क्राइसिस देखी हैं, चाहे वो यूरोजोन क्राइसिस हो, चाहे श्रीलंकन क्राइसिस हो जो हाल फिलहाल में हुआ है, वहाँ पर मेजर इशू क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी में कर्जा उर्फ डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, और दूसरा मार्केट में कैश फ्लो ही नहीं रहता है, लिक्विडिटी ही नहीं रहता। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका एक सही मापदंड होता है। देखो, अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी नहीं होगी तो कोई कॉर्पोरेट एक्विजिशन, मर्जर्स, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मोर ओवर, बड़े से बड़ा प्लेयर पैसे बचाने की कोशिश करेगा, बिकॉज सिंपल से है ना, अगर उसको पता है, जैसे जिम्बाब्वे में एक बार हो गया था, जिम्बाब्वे में इतना बुरी तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा कि पर डे आई थिंक 70-80% के रेट पे बढ़ रहा था, जिसके चक्कर में ऐसा हो गया था कि आपके पास जिम्बाब्वे का 1 बिलियन होता तब जाके आप एक ब्रेड खरीद पाते। रातों रात वहाँ के बिलियनर सड़क पे आ गए थे। क्या वैसी स्थिति यहाँ पर है? नहीं, बिकॉज हमारे पॉलिसी मेकर्स काफ़ी एग्रेसिव हैं और बहुत जल्दी स्टेप्स लेते हैं। तो अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो डिस्पाइट इतना ग्लोबल टर्मोइल है जहां पर सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, हमारे इधर प्रॉपर एक्विजिशन एंड मर्जर, और वो भी अलग स्केल पे हो रहा है। उदाहरण के तौर पे अडानी जी एक्विजिशन कर रहे हैं, $10.58 बिलियन का सीमेंट स्पेस पे उन्होंने किया है, जो आपने अभी होल्शियम या जो भी नाम था उनके साथ सुना था, इन एसीसी, अंबुजा, ये सारी चीज़ें। इतना ही नहीं, उन्हीं के ग्रुप की जो कंपनी अडानी विल्मर, जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आती है एफएमसीजी की, उन्होंने कोहिनूर को एक्वायर किया। चलिए, कुछ लोग इसको डिबेटेबल बोलेंगे कि अडानी, तो मैं दूसरी तरफ जाता हूँ तो एलएनटी का भी मर्जर हुआ माइंडट्री पे, रिलायंस के काफ़ी एक्विजिशंस हो रहे हैं। तो ये एक चीज़ दर्शा रही है कि हमारे इधर जो वो क्रंच की बात कर रहे हैं वैसा वाला क्रंच नहीं है। आई नो थोड़े टाइटनिंग होगी, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी अगर टाइट होगी, कहीं ना कहीं पैसे के प्रभाव को थोड़ा रोका जाएगा, बट ये 2-3 चीज़ें मेरे को ये बता रही हैं कि हमारा
क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज इज बेटर देन अदर्स, प्लस हमारे पास पैसा है, देयर इज लिक्विडिटी इनटू द मार्केट। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई साहब, अगर ऐसे समय में हमें स्टॉक्स पिक करने हैं, स्टॉक्स उठाने हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, तो हम किन क्राइटेरियाज का ध्यान दें? देखिए, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता। मेरी रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग अलग है, और मेरा एक गोल जो होगा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से वो आपके गोल से अलग होगा। जैसे हो सकता है आप में से किसी का यही गोल हो कि भाई उसको रीटा को डेट पे लेके जाना और इसलिए उसको इन्वेस्ट करके पैसे कमाने हैं ताकि वो रीटा को अच्छे होटल में डेट पे लेके जाए। वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो चाहता होगा कि यार मैं इन्वेस्ट करके 10 साल बाद अपने बच्चे के एजुकेशन को फंड कर सकूं। वहीं पर कोई और एक व्यक्ति होगा कि मेरे पास तो भैया सरप्लस पैसा है, मेरे कोई बड़े शौक नहीं है, मैं लंबा इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहूँगा। तो ये सारे लोगों के लिए एक सोल्यूशन नहीं चलेगा। अगर मैं सबको कहूँगा कि भाई सब सिर्फ इंडेक्स फंड में ही लगा दो, तो वो एक सही तरीका नहीं होगा। बिकॉज जिस व्यक्ति को डेट पे जाना है उसको डेट शायद 6 महीने में जाना होगा, 3 मंथ्स में जाना होगा। वो अगर अभी इंडेक्स फंड में लगाता है और इंडेक्स मान लो किसी कारण नीचे रहता है 6 मंथ्स तक, तो वो तो रिटर्न ही नहीं कमा पाएगा ना, तो उसकी डेट तो हो ही नहीं पाएगी। पर वहीं पर रिटायरमेंट वाले के लिए शायद वो चीज़ सही होगी अगर उसका ज़्यादा ग्रीड नहीं है कि भाई मैं 15 to 16% का CAGR अगर कमा लेता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी कुशन के साथ यहाँ पर रह सकता हूँ। वहीं पर जो व्यक्ति को चाहिए कि मैं 10 साल बाद अपने बेटे का एजुकेशन करूं, उसको थोड़ा एक्सपोजर स्मॉल कैप एंड मिड कैप में हल्का भले 20 to 30% लेना पड़ेगा ताकि वो इसके लिए अल्फा क्रिएट कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में जब ग्लोबल टर्मोइल है, क्रूड का दाम बढ़ा हुआ है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, US GDP श्रिंक हो रही है, वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चाइना का लॉकडाउन पॉलिसी हो रहा है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है, ऐसे में आपको क्या क्राइटेरिया का ध्यान रखना चाहिए? तो इंडिया में, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, 3 क्राइटेरियाज का ध्यान देना चाहिए। उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो मेक श्योर लाइक कीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव डेटा बेस्ड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं लगे। बिकॉज मैं नहीं चाहता बहुत कॉम्प्लेक्स जार्गन्स यूज़ करें। आते हैं अपन को, कुछ लोग जज कर लेंगे भाई इसको आता ही नहीं होगा, आते हैं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ बिकॉज हमारे इसमें काफ़ी कॉमन लोग होते हैं, सिंपल लोग होते हैं जिनको सिंपल सरल भाषा में समझना है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पहली चीज़, पहला क्राइटेरिया आपको देखना है कि फिलहाल के लिए PE और PB दैट इज प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक के वैल्यूएशन में ड्रॉप जहां पर ज़्यादा हुआ है प्लस क्वालिटी जहां पर अच्छी। साधारण भाषा में देर आर कंपनीज राइट नाउ विच आर अवेलेबल एट 25% मीडियन ऑफ PE एंड P/B। एक कुछ उदाहरण अगर दे दूँ तो जैसे HDFC AMC क्वालिटी कंपनी है बट एक डिसेंट वैल्यूएशन पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ और नीचे नहीं जाएगी, बट डिसेंट वैल्यूएशन पे। कैम्स भी अभी भी डिसेंट वैल्यूएशन पे, सन टीवी डिसेंट वैल्यूएशन पे। तो आप जाके आज पेन और पेपर लेके अगर आपको फ्रेश निवेश करने हैं तो आप देखो कि जो एक मीडियन प्राइस टू अर्निंग उनका वैल्यूएशन होता है उसके बेसिस पे अभी कहाँ पर है। बाय द वे ये अगर निकालना भी नहीं आता, सिंपल तरीके से सीखना है तो कमेंट्स में PE लिख देना, जितने ज़्यादा आएंगे मैं आगे चल के कोई एक वीडियो इस पर बना दूंगा। आपको मेक श्योर करना है कि ऐसे समय में एक्सपेंसिव वालों को आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। अभी भी मैं जैसे बता दूं तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो IEX है वो कंपेयर टू दिस पैरामीटर महंगा है। टाटा एलेक्सी अभी थोड़ा सा महंगा है, अडानी गैस, अडानी ट्रांसमिशन ये महंगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, पर यहाँ पर आपका जो रिस्क है, रिस्क प्रोफाइल है, वो ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज ये अगर वहाँ से करेक्ट होंगे तो स्कोप ऑफ करेक्शन बड़ा हो सकता है, क्योंकि अचानक से कोई बड़ा फंड हाउस या ऑपरेटर उधर बेचेगा तो आप फंस सकते हो। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट का पहला क्राइटेरिया हो जाएगा कि आप मीडियन के बेसिस पे करो। ये उन लोगों के लिए होगा जो थोड़ा वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं कि यार मैं 5-10 साल के बेसिस पे देख रहा हूँ, मुझे दिन प्रति दिन के वैल्यूएशन का फर्क नहीं पड़ता, एंड हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंस। ये उनके लिए। दूसरी एक कैटेगरी होती है, वो बोलती है कि यार मेरे को ना 3-4 साल के अंदर का थोड़ा सा देखना है, एंड मोर ओवर 3-4 साल नहीं तो अगर मैं 20 ईयर्स भी रखूं तो आई वांट टू लुक इनटू दोज कंपनी जिसको मेरे को बार बार नहीं देखना पड़े, हर क्वार्टर में बस एक बार देख लूं, दैट्स इट। तो इनको आप जज कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, ये बेसिकली एक बेंचमार्क होता है जिन लोगों को नहीं पता कि कितने अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है फंड्स का। तो जैसे कि हमारे देश में मेजर FMCG कंपनीज हो गई, जैसे HUL हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, कोलपाल हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, PNG जिसको कहते हैं। इनकी खासियत ये भी रहती है कि इनके लास्ट 10 to 15 ईयर्स का अगर आप डेटा देखो
तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, तो कुछ ना कुछ पैसे आपके बैंक में क्रेडिट भी होते रहेंगे, भले ही ज़्यादा नहीं होते लेकिन दिल को बड़ा अच्छा लगता है। तो दूसरा तरीका, एक क्राइटेरिया आपके लिए होगा कि आप थोड़े से जो लास्ट 10-15 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी जिनके काफ़ी अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड थोड़ी अच्छी है, वो आप उनको वो करें। तीसरा, जो एकदम थोड़ा मीडियम टर्म वाले 1-2 साल वाले, जो थोड़ा सा जिनका रिस्क प्रोफाइल ज़्यादा है, दोज हु कैन टेक अ स्विंग ऑफ 25 to 30% ऑल्सो इन देयर पोर्टफोलियो, 30-40% का भी अगर स्विंग ले सकते हैं, तो वो उस तरह की कंपनी ले सकते हैं जहां पर कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स आने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कंपनीज हैं जहां पर प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। कैसे? जैसे मदर्स एंड सुमी है, वहां पे थोड़ा स्टेक बढ़ाया जा रहा है। सुवेन लाइफ साइंस करके एक कंपनी है, वहां पर बढ़ाया जा रहा है। तो आप इससे का मतलब क्या है? देखो, माहौल इतना गर्मा गर्म है, सब जगह तहलका मचा हुआ है। लॉजिकली सोचो, कहीं का प्रमोटर आके वहां के शेयर, खुद की कंपनी के शेयर और बाय कर रहा है बिकॉज उसको सस्ते में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, या तो प्रमोटर आज से 10-12 महीने बाद कोई बड़ा एक्विजिशन या मर्जर या कुछ ऐसा करने वाला है, या कोई नया प्रोडक्ट लाने वाला है जिसको उसको अंदाजा है कि उसके रेवेन्यू बहुत बढ़ा देगा। देखो, प्रमोटर भी एट द एंड अपना मुनाफा देखना चाहता है, और प्रमोटर को आपसे और मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगी। तो हो सकता है उसको कुछ ऐसी चीज़ पता है दैट ही वांट्स कि नहीं यार, मैं किसी तरह से इसमें फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। दैट कुड बी वन। दूसरा रीज़न ये हो सकता है दैट गोइंग अहेड उनको इस पे लॉन्ग टर्म पे एक फ़ायदा दिखता है कि आज भैया मेरे को सस्ते में मिल रहा है, आज खरीद लेता हूँ। तो इन एनी केस ये शेयर होल्डर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो इस तरह के माइक्रो ट्रिगर्स, इवन अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा रिस्क लेना है तो आप ये भी देख सकते हो प्लेजिंग कहाँ पर घट रही है, रिडक्शन ऑफ प्लेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज देखो, प्लेजिंग कब होती है? प्लेजिंग बेसिकली तब होती है जब कोई प्रमोटर लोन लेता है, लोन के बेसिस पे काम कर रहा है। अब बैंक उसको लोन भी देने को तैयार नहीं है बिकॉज उसकी उतनी औकात नहीं बची है। तो अब प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर प्लेज करता है अपने शेयर्स को, जो अपने शेयर्स रहते हैं उनको प्लेजिंग करके रखता है। अब ऐसे केस में आपको एक चीज समझनी होगी मेरे दोस्त, कि अगर प्रमोटर प्लेज कर रहा है वो वाली चीज, अगर प्रमोटर इस चीज को प्लेज को अब रिड्यूस करने लग रहा है, वो भी ऐसे माहौल में, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। देखो, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको अपने आप को ड्रामा और मैक्रो वाली चीज़ों से दूर रख के फोकस करना होगा भी बिजनेस पे। बिजनेस स्पेसिफिक होना पड़ेगा। नॉइस तो अभी बहुत सारी होगी भाई। अभी अगर मान लो यहाँ से निफ्टी 13,500 आ गया, 14,000 आ गया, तो आप सोचो नॉइस कितनी होगी। अभी तो बस इतनी है, जब मार्जिन ट्रिगर्स होंगे तब सोचो कितनी नॉइस होगी। तो आपको ये चीज़ समझना है, ये नॉइस को आपको थोड़ा साइड में रखना है, स्पेसिफिकली अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो। पर पता है, इस केस में सबसे ज़्यादा फायदा किन लोगों को होने वाला है? इस केस में सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है टेक्नो फंडामेंटल प्लेयर्स को। कैसे? मैं बताता हूँ। सो टेक्नो फंडामेंटल प्लेयर वो होते हैं जिनको थोड़ा टेक्निकल भी आता है, थोड़ा फंडामेंटल भी आता है। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको टेक्निकल्स आता है ना, तो आप वोलैटिलिटी के प्ले भी कर सकते हो। मतलब इसमें आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स निकालो, वोलैटिलिटी और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे इंडेक्स के लेवल्स निकालो, और उसके बाद निवेश करो। अब ये वोलैटिलिटी प्ले क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। और बाय द वे, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो। तो वोलैटिलिटी प्ले, अब जैसे मैं बताता हूँ, 2009 में ना इंडेक्स का रिटर्न -38.4% के आसपास था, ठीक है। लेकिन आपको पता है उस साल में वोलैटिलिटी स्विंग कितनी थी इंडेक्स की? 130.4%, 130% का वोलैटिलिटी फ्लो। अर्थात ये है कि उस समय पर भी अगर कैश प्लेयर्स ने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स टेक्निकल लेवल्स पे भी बाय किए होते, पैसे कमाते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको टेक्निकल्स आने चाहिए, लेकिन जो लोग टेक्निकल्स को आथू करते रहते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि भाई टेक्निकल से भी पैसे बनते हैं। अब यहीं पर एक वर्ड और आता है, मैंने पहले भी यूज़ किया था, रिस्क प्रोफाइल। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक का स्विंग ले सकता है अपने पोर्टफोलियो, तो भाई आप ETFs या इंडेक्स फंड में ही निवेश करो। क्यों? बिकॉज हमको पता है कि लास्ट 20 ईयर्स में वर्स्ट ईयर 2009 था, उसमें -38.4 गया था इंडेक्स। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज आप 30% डाउन हो सकते हो इंडेक्स में ऑन एन एवरेज। हो सकता है 50% एक बार के लिए जाए, बट हिस्टोरिकली देखा जाए तो आप 30-35% तक डाउन हो सकते हैं, जो आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे आता है। लेकिन अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो तो आप थोड़ा स्मॉल कैप में भी ले सकते हो। अभी जैसे एक सिंपल सा लेते हैं कि अगर मान लो आपको लॉन्ग टर्म ही लेना है और आप बोलते हो कि यार मेरे को वोलैटिलिटी से भी बचनी है, तो मैं आपको एक सिंपल सा डेटा बताता हूँ। लास्ट 20 ईयर्स में अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 20 ईयर्स में
15 साल हमारे पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। यस, 15 ईयर हमने ईयर ऑन ईयर रिटर्न पॉजिटिव दिया, 5 नेगेटिव दिया है, जिसमें से कि हाईएस्ट परसेंटेज रिटर्न हमारा 2004 में था 84%। समझ रहे हो? एक बड़े क्राइसिस के बाद आया था 2004, .com बबल गिरा, उसके एक आध साल टाइम पास हुआ, फिर 2004 आया था। तो इस तरह के माहौल को आपको अगर करना है तो इंडेक्स फंड है, ETF है, या फिर ऑल वेदर इन्वेस्टिंग वाला जो स्मॉल केस है वो भी आप कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो। एक चीज़ आप समझ लोगे यार कि मैं जितना भी आपको चीज़ें समझाऊं, आप स्टॉक आइडियाज बोरो करके कभी पैसा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि स्टॉक आइडियाज तो आप बोरो कर सकते हो, लेकिन कन्विक्शन टू होल्ड नहीं कर सकते हो। तो ज़रूरी है ये। तो आप एक चीज़ टू एंड दिस थिंग अप, मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ें आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगी, बुलाती है, लेकिन जाना मत। कैसे? जैसे ONGC, ऑयल इंडिया, ये सब हो सकता है अचानक से आपको डिसेंट मूव दें। ये ट्रेडर्स का बेट होना चाहिए। क्यों? ये ऑयल एक्सप्लोरेशन पे, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉफिटेबल स्टेट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सारी इकोनॉमीज मिलके, सारे ओपेक वाले मिलके, सब मिलके कभी ना कभी एक जुगाड़ कर देंगे आने वाले कुछ मंथ्स में, जहां की ऑयल के प्राइसेस को मेंटेन किया जाएगा, फिर क्रूड गिरेगा, स्टॉक मार्केट में हरियाली आएगी, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड, ये ONGC, ऑयल इंडिया शॉर्ट टर्म बेट्स हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होते। तो आप गलत समय पे फंस सकते हो। तो शॉर्ट टर्म जैसी चीज़ों पे जो आपको बुला रही हैं पर जाना नहीं है, आपको कॉशन रखना पड़ेगा फिलहाल के लिए, बिकॉज क्रूड इतने समय से ऊपर था तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है। मतलब देखो, तेल का दाम बढ़ जाता है तो किन किन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा? एविएशन, जो एयर टर्बाइन फ्यूल, उसका दाम बढ़ जाता है। पेंट्स, बिकॉज उनका रॉ मटेरियल उसी से आता है। टायर्स, रॉ मटेरियल उधर से आता है। तो इनसे थोड़ा सा दूरी हमको बना के रखनी पड़ेगी, बिकॉज इनके मार्जिन इफेक्ट होने वाले हैं। प्लस आपको ये देखना है कि स्मॉल कैप में काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर 2020 कोविड के बाद से देखोगे टिल द पीक लेवल, तो 200% तक का रिटर्न, 200% तक का रिटर्न काफ़ी सारे स्मॉल कैप ने दे दिया था। लेकिन आपको ये समझना है कि स्मॉल कैप जब आप लॉन्गर ड्यूरेशन पे देखते हो, स्मॉल कैप में एग्जिट करना भी ज़रूरी होता है सही टाइम पे। लॉन्गर ड्यूरेशन में स्मॉल कैप इंडेक्स उतना तगड़ा रिटर्न नहीं देता है जितना सेंसेक्स दे देता है। हालांकि हमने माना कि कोविड के बाद से जिसने टाटा टेलीसर्विस, टानला, ब्राइटकॉम, इन सारों पे पैसा लगा, उन्होंने पैसा तो बनाया। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आती है, स्पेसिफिकली ग्लोबल मार्केट के कारण या FII की बहुत सेलिंग हो जाती है, तो सबसे तेज़ी से गिरते भी स्मॉल कैप है। तो टू गो अहेड, टू फाइनली एंड दिस थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, पहला जो मैं हमेशा कहता हूँ एसेट एलोकेशन है, और दूसरा अपना रिस्क टॉलरेंस डिफाइन करो। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो दोस्त स्टॉक स्पेसिफिक मत जाओ ऐसे टाइम पे। ETFs, निफ्टी 20 हो गए, बैंक 20 हो गए, जूनियर 20, इसको मिक्स कर लो। इंडेक्स फंड, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी का इंडेक्स फंड, इस पे लगा लो। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस, आप बोलते हो कि यार मैं 20%, 30% से ज़्यादा के स्विंग्स नहीं देख पाता हूँ, दिल धक धक होता है, तो आप ये करो। अगर आप ऐसे हो जो रिस्क ले सकता है, तो मैंने टेक्नो फंडामेंटल वाली जो बात करी है, जो बोलता है कि हाँ मैं एक 40% का स्विंग भी ईयर ऑन ईयर ले सकता हूँ, जो कि डेंजरस है, लेकिन अगर आप ले सकते हो तो टेक्नो फंडामेंटल बेसिस पे फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स उठाओ, उसको राइड करो। अगर आप ऐसे हो कि यार अपन को जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में अपने SIPs बढ़ा दो। और अगर आपको सबसे ज़्यादा काम कंपोज्ड वे में अपने पोर्टफोलियो को रखना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं कहूँगा कि नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स तक टीवी कम देखो, बिकॉज टीवी वाले, मीडिया वाले इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले हैं अबाउट रिसेशन एंड ऑल। और जब आप वो पैरेलली देखोगे कि यार मेरा पोर्टफोलियो भी गिर रहा है तो मैं निकल जाऊँ, तो आप फंस जाओगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।